स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, भास्कर न्यूज पर महा कवरेज आप देख रहे हैं। गठबंधन टूट गया है भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर है इस वक्त की, अहम खबर। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। लगातार हम ये चर्चा कर रहे थे कि दोनों ही पार्टी का गठबंधन आज टूटना तय है और वैसा ही हुआ। लगातार भास्कर न्यूज आपको बता रहा था कि यह गठबंधन टूट जाएगा और वैसा ही हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया है। 25 साल पुराना यह गठबंधन टूट गया। अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी अब महाराष्ट्र में। आपको बता दें, शिवसेना के अड़ियल रुख से टूटा है गठबंधन। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद कई सारी बातें कही हैं शिवसेना को लेकर। 4 सीटों के लिए टूटा है ये गठबंधन। सारे फॉर्मूले फेल हो गए, बीजेपी का ये कहना था। साथ ही साथ शिवसेना अपने रुख पर अड़ी रही, सीएम पद पर अड़ी रही शिवसेना ने न्याय नहीं किया। सीटों से ज्यादा सीएम पद पर चर्चा हुई। बीजेपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये सारी बातें कही हैं। अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी अब। शिवसेना बार बार एक ही प्रस्ताव भेज रही है और समय नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा करने का और बैठक करने का कोई मतलब नहीं निकलता। और शिवसेना की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मुद्दे पर सुनिए। वो हम आपको बताते हैं शिवसेना की तरफ से क्या कुछ कहा गया। हम सीएम पद के लिए नहीं लड़ रहे थे। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि सीएम पद के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उसका उल्टा बोला गया है शिवसेना की तरफ से। गठबंधन टूटने का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया है। गठबंधन टूटने पर शिवसेना की पहली प्रतिक्रिया जो सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेरे स्टूडियो में समीर अब्बास, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर राहुल महाजन जुड़ चुके हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर रवि शंकर। सबसे पहले समीर आपके पास आऊंगा। गठबंधन जो कि हम लगातार चर्चा कर रहे थे, दोपहर में भी हमने काफी बहस की और वो गठबंधन टूट गया। बिल्कुल। सबसे पहले अनुज, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज शाम 4 बजे भास्कर न्यूज ने यह खबर ब्रेक की थी कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटने जा रहा है और लगभग 3 घंटे बाद तस्वीर अब हमारे बिल्कुल सामने है। यह साफ हो चुका है कि शिवसेना और बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन अब नहीं रहेगा। गठबंधन टूट चुका है और बीजेपी और शिवसेना दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। हालांकि अभी भी शिवसेना की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, बीजेपी ये कह रही है कि शिवसेना के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों पार्टियां अलहदा रास्ता अपनाएंगी, ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है। और यहां पर मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि अगर शिवसेना सुप्रीमो, जो पूर्व शिवसेना सुप्रीमो थे बाल ठाकरे, अगर आज रहते तो शायद ऐसा ना होता, क्योंकि इस गठबंधन के टूटने का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो वो है एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन। बिल्कुल राहुल, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे कि अब आगे की राजनीति किस तरह से होती है। और एक अहम बात, बाल ठाकरे होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। देखिए, अभी भी मैं ये कहूँगा कि गठबंधन चुनाव के लिए टूट गया है, चुनाव में लड़ने के लिए टूट गया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि चुनाव के बाद की स्थिति अगर ऐसी बनती है, जब दोनों पार्टियां जो हैं उनको अच्छी सीटें आती हैं और दोनों मिलकर सरकार बना सकती हैं, तो ये गठबंधन दोबारा से भी एक साथ फिर से आ सकते हैं दोनों। तभी आपने इस तरह के आप उनके बयान देख रहे हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये गठबंधन टूट गया है क्योंकि सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया उन दोनों पार्टियों के बीच में, और जो सीएम पद है उसको लेकर फैसला नहीं हो पाया कि आखिर सीएम पद कौन लेगा। लेकिन चुनाव के बाद तस्वीर एक बार फिर बदल सकती है। अच्छा, जो 2009 का रेशो आप बता रहे थे 169 और 119 का, यहां पर बीजेपी को क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस ज्यादा है इस बार चुनाव में? बिल्कुल, बीजेपी को यह लगता है कि जिस तरह से उनको जनादेश मिला केंद्र में, हाँ, तो केंद्र का जनादेश उनको लगता है कि वो महाराष्ट्र से भी मिला है और महाराष्ट्र में हमारा एक स्ट्रांग प्रेजेंस है, हमारा एक काडर है, हमारी पार्टी अच्छी तरह से वहां पर काम कर रही है। तो क्यों नहीं महाराष्ट्र में भी ज्यादा सीटें लेकर, हमने हर बार शिवसेना को ज्यादा सीटें दी हैं और इस बार क्यों शिवसेना जो है उनको कुछ और सीटें नहीं दे सकती है ताकि वो प्रभावी तरीके से अपनी वहां पर प्रेजेंस बना सकें, ज्यादा सीटें जीत के ला सकें। और उन्होंने यही शिवसेना को समझाने की भी कोशिश की कि अगर आप हमें ज्यादा सीटें देते हैं तो हम ज्यादा सीटें जीत के लेके आएंगे। लेकिन शिवसेना की असेसमेंट इस बारे में डिफरेंट है, वो अलग सोचते हैं। उनको लगता है कि नहीं, शिवसेना जो है वो जो राज्य है वहां पे शिवसेना जो है वो बड़ा पार्टनर है, यानी वो बड़ी पार्टी है। यूपी में जो उपचुनाव हुआ राहुल,
उसको नहीं देखा जा सकता? बिल्कुल शिवसेना के मन में ये बात है, लेकिन बीजेपी इसको उपचुनाव मानती है। वो ये बीजेपी के अगर लोगों से बात करें, नेताओं से बात करें, तो उनका ये कहना है कि देखिए उपचुनाव को आप बाकी चुनावों से जोड़ के नहीं दे सकते, क्योंकि उपचुनाव से सरकार तय नहीं होती है कि आखिर सरकार कौन बनाएगा। उपचुनाव में बड़ा ही लोकलाइज चुनाव है कि वहां पर किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए, तो इस किसको चुन के आना चाहिए, उस पर बेस्ड होता है सारा चुनाव। तो इसलिए बीजेपी का असेसमेंट इन चुनावों के बारे में डिफरेंट है। और मुझे लगता है अनुज यहां पर कि जो बीजेपी के यूपी में जो उपचुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डिगा था। जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंट उससे पहले बीजेपी नजर आ रही थी वैसी नहीं थी, इसीलिए बीजेपी की तरफ से झुकने की कोशिश भी की गई, सीटों पर समझौते की बात भी की गई। लेकिन मुझे लगता है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी ये इस गठबंधन के टूटने की सबसे बड़ी वजह है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। भले ही शिवसेना आज ये कह रही है कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी एक बड़ा रोड़ा नहीं थी, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना ही एक बड़ा इशू नहीं था, लेकिन यह सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि शिवसेना इस बार ठान कर बैठी थी कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना ही है, क्योंकि आसार ज्यादा थे इस गठबंधन के जीत हासिल करने के। मैं बार बार यही कहूंगा कि सीएम पद की कुर्सी ही एकमात्र ऐसा रोड़ा बनी जिसने इस गठबंधन को टूट के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इसकी नींव समीर हम कह सकते हैं कि बहुत पहले से पड़ी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जाते हैं, भाषण देते हैं मुंबई में, लेकिन वहां पर बाला साहब का जिक्र नहीं करते। कैबिनेट में 18 सांसद आते हैं, माफ कीजिएगा 18 सांसद चुन के आते हैं महाराष्ट्र से शिवसेना के, लेकिन वहां पर एक को कैबिनेट में जगह मिलती है। अमित शाह मुंबई जाते हैं, कैंसिल हो जाता है, जाते हैं तो वहां मुलाकात नहीं करते। तो लगता नहीं कि इसकी नींव पहले से पड़ चुकी थी? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि बाल ठाकरे के कद का जो नेता इस वक्त शिवसेना में मौजूद नहीं है वो भी एक बड़ी वजह बनी इस गठबंधन की टूट की, नहीं तो हालात आज ये नहीं होते जैसे कि हमें नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रमोद महाजन के निधन के बाद जिस तरह से गोपीनाथ मुंडे ने दोनों पार्टियों के बीच ब्रिज का काम किया था, अफसोस की बात यह रही कि गोपीनाथ मुंडे का भी निधन हो गया और कोई ऐसा नेता नहीं रहा बीजेपी में जो कि शिवसेना और बीजेपी दोनों पार्टियों के बीच ब्रिज का काम कर सके। अगर दोनों पार्टियों में, क्योंकि सीटों का झगड़ा इससे पहले भी हुआ है लेकिन सीटों का झगड़ा निपटाया भी गया है, लेकिन इस बार हालात इसलिए भी ज्यादा खराब हुए मेरी समझिए। रविशंकर के पास चलेंगे। रवि, यहां पर हालात क्यों खराब हुए? कोई ऐसा नेता नहीं बचा भारतीय जनता पार्टी में जो कोई ब्रिज का काम कर सके? बिल्कुल समीर बिल्कुल सही कह रहे थे कि महाराष्ट्र में ना तो शिवसेना के पास और न ही बीजेपी के पास एक ऐसा जो जनाधार वाला लीडर था जैसे कि प्रमोद महाजन होते थे, जिनको पार्टी चलाना, पार्टी संगठन चलाना में दक्षता हासिल थे, या आप ये कहें कि बाला साहब ठाकरे थे जिनकी बात जो बोल गए सब उसको इज्जत करता था और मानता था। तो महत्वपूर्ण विषय, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ एक लीडरशिप नहीं है, एक लीडर जो पूरी पार्टी को लेके, गठबंधन को लेके आगे बढ़ता है, इसकी कमी तो थी और वो कमी अभी देखने को मिल ही रहा है कि कोई एक साथ चलने को तैयार नहीं है। और राहुल ने जैसा कहा कि ये गठबंधन अभी के लिए, चुनाव के लिए टूटा है, ये गठबंधन पोस्ट पोल अलायंस भी हो सकता है। यदि दोनों ही पार्टियां चुनाव में अच्छा करती हैं तो दोनों फिर इकट्ठे आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर राहुल, यहाँ पर अब आगे की राजनीति जिस तरह से वो कह रहे हैं रविशंकर कि दोनों साथ आ सकते हैं, आप भी कह रहे हैं दोनों साथ आ सकते हैं, यहाँ पर आपको लगता है केवल सीएम पद को लेकर दिक्कत हुई है? क्योंकि अभी जो बीजेपी और शिवसेना दोनों तरफ से बयान ये आ रहे हैं कि सीएम पद पर अड़ी हुई थी शिवसेना कहती नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें जहां तक सवाल है कि सीटें हैं या फिर मुख्यमंत्री का पद है, ये एक बात है, लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं और वो मातोश्री में नहीं जाते, वो बाला साहब ठाकरे का नाम नहीं लेते हैं, फिर बीजेपी अध्यक्ष वहां जाते हैं, वो भी इसी तरह से शिवसेना को ट्रीट करते हैं, शिवसेना भी पलट के उसी तरह से ट्रीट करती है। वो आदित्य ठाकरे को आगे भेज देती है कि चलिए आप जाइए और बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो जनरल सेक्रेटरी लेवल के नेता हैं और इतने सालों के नेता, उनसे जाके आप बात करिए सीटों की। वो और बीजेपी को लगता है कि आदित्य ठाकरे को ये तक ज्ञान नहीं होगा कि आखिर जो है वो बीजेपी और शिवसेना की राजनीति कैसी रही है और किन सीटों पर क्या होना चाहिए। तो इस तरह की जो बयानबाजी हुई उस वक्त, जिस तरह से आदित्य ठाकरे को आगे किया गया, उसको लेकर बीजेपी की नाराजगी हुई। बीजेपी ने शिवसेना के नेताओं को बाहर बैठा के रखा, उनसे बात नहीं की, उनको इंतजार करवाते रहे। तो ये जो ईगो क्लैश हुए हैं, ये जो एक दूसरे के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा था, ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि दोनों पार्टियों में एक कड़ा रुख अपना लिया कि गठबंधन टूटता है तो टूट जाए, इस तरह से हम काम नहीं करेंगे। मोदी अमित शाह रहे गठबंधन टूटने का कारण?
देखिए, अमित शाह और मोदी को आप कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, देखिए अगर यही मैं कहूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जाते थे तो वो मातोश्री चले जाते थे। बिल्कुल। अब अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े नेता तो नहीं है ना, तो अगर मातोश्री चला जाया जाता, शिवसेना को थोड़ा सा पुचकार लिया जाता कि नहीं नहीं आप हमारे साथी हैं, हमारे ये हैं, तो इतना बड़ा क्लैश नहीं होता। जी बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि था वो 151 के नीचे वो जाने को तैयार नहीं थे। उनको 151 के साथ ही वो इर्द गिर्द घूमते थे या मुख्यमंत्री पद के साथ घूमते थे। हमारे मुख्यमंत्री पद से भी ज्यादा हम लोगों का ये कहना था कि महाराष्ट्र का भ्रष्ट सरकार नीचे खींचना चाहिए, एक, और दूसरा कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करना चाहिए। अब जब देते थे प्रस्ताव कोई भी, तो उसमें एक तो बीजेपी के कम होते थे या कोई अलायंस पार्टनर का कम होता था, उसमें नया कुछ नहीं रहता था। फिर भी हमने ये अलायंस रहना चाहिए इसलिए 20-22 दिन तक चर्चा की, पर उसमें हम लोगों को अपयश आया। हम लोग उसमें सक्सेस नहीं रह सकते, कोई समाधान उसमें से हम निकल नहीं सके, इसलिए अलायंस टूट गया। क्या महायुति के नाम आपके पक्षों के धड़ों का कायम रहेगा कि अब महायुति से कोई अलग संज्ञा अब आप बनाने वाला है इनके लिए? नहीं, महायुति के जो घटक पक्ष है ज्यादातर हमारे साथ आज भी है, और हमको साथ में लेकर बीजेपी प्लस हमारे जो महायुति का अलायंस पार्टनर है, ऐसा हम इलेक्शन में सामने जाने वाले और कल से हम उतरने वाले हैं। बिल्कुल सर, आज तक जो वोटर सिर्फ महायुति देखकर वोट डालते थे, एक सवाल बनता है कि ये भी तो महायुति है, अब उसमें और शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं, अब शिवसेना छोड़ के सारी पार्टियां हमारे साथ ही है। जी, नहीं तो ऐसे में जो पहले शिवसेना के लोग जो बीजेपी को वोट देते थे, एक सवाल यही बनता है कि चुनाव के परिणाम के बाद अगर उस तरह का प्रदर्शन होता है तो क्या शिवसेना के साथ किसी समीकरण की संभावना बनती है? देखिए, मुझे विश्वास है कि बीजेपी अकेले के बल पर यहाँ महाराष्ट्र में बहुमत प्राप्त करेगी। और अगर वैसी नौबत आती है लेने की मदद को, जब देखेंगे, जब पूछिए ये सवाल। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि सीएम पद की कुर्सी का मुद्दा घूम रहा था उनके इर्द गिर्द, या फिर 151 सीटों का मुद्दा घूम रहा था। समीर, यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र की सरकार चाह रहे थे, ये कांग्रेस मुक्त सरकार चाह रहे थे। आप भी तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, भारतीय जनता पार्टी भी तो कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी, अगर वो इतना ही सोच रहे हैं तो। मॅडम, आणि आता आमच्याकडे वेळ कमी आहे, त्याच्यामुळे आमच्या लक्षात नाही आलं। आप हिंदी में सवाल पूछ रहे थे, सॉरी मैं मराठी में, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या कुछ कारण थे मैम? कोई कारण नहीं, हमारे पास अभी वक्त कम है और जो हम प्रस्ताव एक दूसरे को देते जा रहे थे उस पर चर्चा के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था, और इसलिए ये बहुत दुख भरा निर्णय है, पर ये होगा। अभी तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी अगर उनको उनके इतने अच्छे, इतने ही क्रांतिकारी सपने थे तो। देखिए, क्रांतिकारी सपनों का जहां तक मुझे लगता है अनुज, ये तो बात प्रोजेक्शन की है, लेकिन सीधे सीधे यहां पर ये है कि दो पेंच बड़े बुरी तरह से फंसे। एक तो सीटों का जो बंटवारा था वो ठीक ढंग से नहीं हो पाया। शिवसेना ज्यादा सीटें चाह रही थी, 150 से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बीजेपी ज्यादा सीटें चाहती है क्योंकि वो मोदी की लहर पर सवार होकर महाराष्ट्र में जीत हासिल करना चाहती है और सरकार बनानी चाहती है। ना सिर्फ सरकार बनाना चाहती है बल्कि वो ये भी चाहती है कि मुख्यमंत्री भी उसका हो, और इस बात के लिए शिवसेना किसी भी तरह से तैयार नहीं थी। मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी वजह है 25 साल पुराने इस गठबंधन के टूटने की। और साथ ही साथ अनुज, मैं एक बात और कहूंगा कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। लगातार हम बात कर रहे थे कि टूट सकती है बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट सकता है, लेकिन हर किसी के मन में यह भी चल रहा था कि टूटेगा नहीं गठबंधन। आखिर वक्त पर आकर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के नेता मान जाएंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अब यह गठबंधन टूट चुका है, और साथ ही साथ दूसरे खेमे से जो खबरें आ रही हैं, एनसीपी और कांग्रेस के खेमे से जो खबरें आ रही हैं, वो भी काफी दिलचस्प हैं। कहा यह जा रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस के लोग इस इंतजार में बैठे थे कि कब शिवसेना बीजेपी के गठबंधन का टूट का ऐलान हो जाए, ताकि वो दोनों पार्टियां भी अपना अलग अलग रास्ता इख्तियार कर पाए। यानी अगर इस तरह से हम देखेंगे तो एक चतुर्भुज बनता हुआ नजर आ रहा है, 4 एंगल्स हमें नजर आ रहे हैं। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, ये चारों पार्टियां मुमकिन है कि अलग अलग इस बार चुनाव लड़े। रहिए आप सभी मेहमान हमारे साथ मनोज चंदेलिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है, अब किस तरह की अंदर खाने की खबरें आ रही हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जी देखिए, अब दूसरी खबर जो है महाराष्ट्र से बड़ी आएगी, क्योंकि अब जो है छगन भुजबल, जो एनसीपी की बात करें तो छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ गए हैं। कुछ ही मिनटों में अब जो है एनसीपी की ओर से भी जो है गठबंधन जो है कांग्रेस के साथ जो है तोड़ने का ऐलान हो जाएगा। औपचारिक रूप से जो ऐलान
कर दिया जाएगा, तोड़ने का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है एनसीपी की ओर से। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है इंतजार किया जा रहा था, 5 बजे से हम लगातार एनसीपी के पास जो है बैठे थे कि आखिर उनकी क्या भूमिका होगी। तो उनका यही कहना था कि शिवसेना और बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले अगर 3 दिन पहले की बात करें तो कांग्रेस और एनसीपी की मीटिंग में से जो है कांग्रेस के जो है नारायण राणे जो है कांग्रेस नेता बीच में से उठकर चले गए, तो उन्होंने एनसीपी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई थी और अब जाकर जो है एनसीपी मीडिया के सामने आ रही है। एनसीपी अब जो है ऐलान करेगी कि आखिर उनकी इस गठबंधन को लेकर क्या भूमिका है। मनोज अभी थोड़ी देर पहले अनुज से मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि एनसीपी और कांग्रेस से के खेमे से जो खबर आ रही है वो यही है कि ये दोनों पार्टियां भी अलग अलग रास्ता अख्तियार कर सकती हैं। आप कह रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आप भास्कर न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं कि ये गठबंधन भी टूटने जा रहा है। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, बेहद दिलचस्प होती जा रही है महाराष्ट्र की जंग। और मनोज, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर कांग्रेस और एनसीपी की टूट की सबसे बड़ी वजह क्या है, अगर थोड़ी देर में ये औपचारिक ऐलान हो जाता है तो? जी देखिए, कांग्रेस एनसीपी की टूट की सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जीत। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास जो है 2 सीटें आई थी और राष्ट्रवादी के पास जो है 4 लोकसभा की सीटें आई थी। उसके बाद जो है लगातार इसी जीत पर अड़ी रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। वो 144 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें आपसे ज्यादा आई है और कहीं ना कहीं इसी जीत के चलते कांग्रेस से बात करने मानने के लिए तैयार नहीं थी। पिछले दिनों हमने खबर सबसे पहले दिखाई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है की हा विषय लवकरात लवकर संपवला पाहिजे, कारण आता निवडणूक केव्हाही लागू शकते। तरी देखील फार गंभीरताने ह्या गोष्टीवर लक्ष कोणी घातलं नाही। तरी देखील आम्ही समाधानी होतो की कधी ना कधी काँग्रेस बरोबर हा विषय आमच्या पेच सुटेल आणि आपण दोन्ही पक्ष मिळून कामाला लागू। 3-4 दिवस अगोदर आमची पहिली भेट, प्रारंभिक ज्या म्हणजे भेट म्हणावं, या विषयावर आमची झाली औपचारिक भेट। अनौपचारिक फोनवर कुठल्याही कमी चर्चा केली याला आम्ही औपचारिक मानत नाही, पण अधिकृत प्रस्ताव आणि त्या तो एनसीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और संकेत मिल रहे हैं कि हाँ, यहाँ भी वैसी तस्वीर दिखाई दे सकती है जो शिवसेना और बीजेपी के बीच दिखाई दी। समीर के पास चलेंगे। समीर, यहाँ पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, लगातार अनुज स्टूडियो में जिस तरह की बात हम कर रहे थे, जो डिस्कशन हम कर रहे थे, वही तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी कहा कि इंतजार किया जा रहा था एनसीपी और कांग्रेस के खेमे की तरफ से कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन कब टूटे और फिर एनसीपी की तरफ से यह ऐलान किया जाए कि वो भी अलहदा रास्ता अपनाएंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रफुल्ल पटेल के जो हाव भाव अब तक नजर आ रहे हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं, उसका लबोलुआब यही निकलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस का रुख काफी अड़ियल है। वो चाहते थे कि धर्मनिरपेक्ष सरकार बने और इसके लिए 15 साल पुराना उनका गठबंधन था कांग्रेस से और वो ये चाहते थे कि ये गठबंधन चले। इस तरह की बातें करने का मतलब मीडिया के सामने ये है कि अनुज, थोड़ी ही देर में ये ऐलान भी हो जाएगा कि एनसीपी और कांग्रेस अलग अलग हो चुके हैं। मनोज चंदेलिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, यहाँ पर जो गठबंधन, इस गठबंधन के टूटने की बात सामने आ रही है, उसके पीछे भी सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही बात। मनोज, सुन पा रहे हैं आप हमें? जो है जी, कहिए अपनी बात। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल ने जो है कहा है कि वो लगातार जो है लोकसभा चुनाव के बाद से ही कहते आ रहे थे कि सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में बातचीत कर ली जाए, लेकिन कांग्रेस ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत उन्होंने दिए कि कांग्रेस ने उनकी हर मांगों को जो है लगातार ठुकरा दिया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। 3 दिन पहले का भी जो है उन्होंने जिक्र किया कि 3 दिन पहले जब बातचीत करने की कोशिश की तो उसमें भी कोई हल नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं एनसीपी का कहना है कि कांग्रेस का जो है रुख कड़ा रहा है, इस पूरे मसले पर बैठकर बातचीत करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। तो वहीं कांग्रेस खेमे से भी इसी तरह की बातचीत की जा रही है कि जो है एनसीपी अपनी जीत पर अड़ी हुई थी, जिसके चलते जो है अब जो है कुछ ही मिनटों में जो है गठबंधन टूटने का जो ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल के जो है हाव भाव नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार जो है बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर से अब ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का जो है कड़ा रुख था, कांग्रेस सुन नहीं रही थी। यानी कहीं ना कहीं हम इस बात पर मोहर जरूर लगा सकते हैं कि गठबंधन जो है एनसीपी और कांग्रेस के बीच जरूर टूट गया है। जी रवि, अब इस तस्वीर को देखने के बाद क्या कहेंगे? बहुत बड़ा दिन आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। वाकई में
रहिए आप हमारे साथ रहिए, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं आपको प्रफुल्ल येत पटेल। होती कुठले 126च्या, कुठे 125च्या, कुठे 127च्या असे हे प्रस्ताव आम्ही मीडियाद्वारे आम्ही पाहत होतो, पण अधिकृतपणे कोणी अशी जबाबदारी न की एवढाचा प्रस्ताव आमच्याकडून अधिकृत आहे असं कोणी आम्हाला सूचना केली नाही। ही दुःखाची गोष्ट आहे, कारण एवढे दिवस आणि आता निवडणुकी मी परवाही जेव्हा प्रेस घेतली होती मी सांगितलं होतं ही आम्ही काही ताकीद नाही देत काँग्रेसला, हे आमची ताकीद नाही पण हे इलेक्शन कमिशनची ताकीद आहे। आता 27 तारीख निवडणुकीच्या फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख आहे आणि म्हणून लवकरात लवकर हा म्हणजे विषय सुटला पाहिजे असा आम्ही आग्रह करत राहिलो। नाईलाजाने एवढा दिवस म्हणजे हा पूर्ण म्हणजे जे काही चर्चाचा विषय असा म्हणजे मीडियाद्वारे किंवा याला म्हणतात अनधिकृत अपारंपरिक रीतीनं आमच्या हे चालू होता, पण अधिकृत चर्चा त्या लगातार हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहे हैं और जैसे जैसे बातें निकलकर सामने आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे और उस पर बहस भी करेंगे। रवि के पास चलेंगे। रवि, हम आपसे पूछ रहे थे कि बहुत बड़ा दिन आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि आज जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया है। लोग इंतजार कर रहे थे 27 जो है वो लास्ट डे है नॉमिनेशन फाइल करने का। आज कुछ न कुछ हो जाना था। आज बीजेपी शिवसेना ने अपना गठबंधन तोड़ लिया है। एनसीपी कांग्रेस का जो तकरार चल रहा था वो भी इट हैज रीच टू द बॉइलिंग पॉइंट। वो एनसीपी, देखिए मैं दो चीज़ें इसमें अभी स्पष्ट कर दूं, यहाँ महाराष्ट्र का सिनारियो क्या है ये क्या कि इस पूरे इलेक्शंस में यहाँ दो पार्टियों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक है एनसीपी और दूसरा बीजेपी। बीजेपी को ये लगता है कि वो अपने बल पे 100 सीट जीत सकते हैं। जब वो 100 सीट जीत सकते हैं तो शिवसेना को ग्राउंड रियलिटी से लेना देना नहीं था। उनका तो इमोशनल मुद्दा था जो चला आ रहा था और इसलिए शायद ये गठबंधन टूट गया। एनसीपी और कांग्रेस, ये जो सरकार पिछले 15 साल से चल रही है, 1999 में जब बीजेपी शिवसेना सरकार को हरा के ये लोग काबिज हुए थे सत्ता में, तब से लगातार अनइंटरप्टेड 15 साल से काबिज हैं। लेकिन इस दौरान हुआ क्या, अभी ये 15 साल से एंटी इनकम्बेंसी है। वर्चुअली 15 साल से लोग तंग आ गए हैं ये एनसीपी कांग्रेस की सरकार को देखते हुए। क्यों? क्योंकि करप्शन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया, लोगों में असंतोष इतना ज़्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो ये जो 2-3 मुद्दे हैं उसको लेकर लोगों में रोष है, तो वो एक अल्टरनेटिव चाह रही है। रवि, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी जितने सर्वे हुए हैं सब में पृथ्वीराज चौहान का नंबर सबसे ऊपर है। अभी भी महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा लोग पृथ्वीराज चौहान को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। वो इसलिए कि सबसे ईमानदार चीफ मिनिस्टर अब तक महाराष्ट्र को मिला है इस 15 साल में। तो ये एक वजह है। उनका एक पर्सनालिटी एक ऐसा है कि लोगों को पता है कि वो करप्ट नहीं है, और करप्शन एक इतना बड़ा मुद्दा है आज के महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। तो पृथ्वीराज चौहान, देखिए एनसीपी को किसी भी पार्टी से परहेज नहीं है, सारी पार्टियों से उसके बेहतर संबंध हैं, और बेहतर संबंध कैसे भी ना हो क्योंकि शरद पवार एक ऐसा विली पॉलिटिशियन है जिनके सबसे बाला साहब ठाकरे से इतने निकट संबंध थे। मैं ये कह रहा हूँ अब हम लोगों को सीधा पोस्ट पोल सिनेरियो की तरफ देखना होगा। ठीक है प्री पोल अलायंस तो खत्म हो गया, किसी का नहीं होने वाला। हमारे साथ रहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं आपको क्या मध्य मालेगाव इथले विधानसभेचे सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश त्यांनी केलेलाही होता। त्याही संदर्भामध्ये परवाच्या दिवशी दिलखुलासपणाने चर्चा झालेली होती, परंतु कालच्या यादीमध्ये खरं तर 2 बाबी आहेत। निवडणूक पूर्व आघाडी होत असताना आघाडीमधला एखादा घटक पक्ष आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यापूर्वी आपल्या मित्र पक्षांच्या जवळ चर्चा करत असतो। मनोज चंदेलिया हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अब इस गठबंधन के टूटने के बाद अब जो तस्वीर सामने आ रही है, किस तरह का प्रभाव डालेगी ये तस्वीर, किस तरह की अब राजनीति देखने को मिल सकती है महाराष्ट्र में? जी देखिए, काफी अहम जो है अब सवाल आपने पूछा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता भी लगातार जो है इसी पर नजरें गड़ाई हुई थी पिछले कई दिनों से कि आखिर क्या रास्ता निकल कर आता है। लोग भी कई इसी बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे, और लोगों की भी कहीं ना कहीं यही राय थी कि चारों पार्टियां अगर अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो ये जरूर साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में कौन ताकतवर है, क्योंकि ये सभी पार्टियां अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश में लगी है। हर कोई यही चाहता है कि हर कोई यही दिखाने में लगा है कि मैं बड़ा, इस मैं बड़ा के चक्कर में जो है सभी का जो है चारों पार्टियां जो है अलग अलग होती नजर अलग अलग हुई है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से कुछ देर पहले आपने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान
एक नंबर 1 जो है लोगों ने पसंद किया है सर्वे में, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को नंबर 1 बनाने वाले इन्हीं की पार्टी के लोग हैं और इन्हीं के जो है पार्टी के भीतर का इनके विरोधक जो है पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने उसमें बड़ा किया है। लगातार नारायण राणे की अगर बात करें, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर उन्हीं के पार्टी के जो है मंत्री ने आरोप लगाया कि वो कुछ काम नहीं करते। कहीं ना कहीं लोगों में जो है पृथ्वीराज चौहान की इमेज अपने आप बन गई कि ये करप्ट तो मुख्यमंत्री नहीं है। जी मनोज, एक सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बखूबी समझते हैं। जिस तरह की बातें एनसीपी की तरफ से बार बार की जा रही थी, आधार एक ही था कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें एनसीपी का पलड़ा भारी था। हालांकि 4 सीटें एनसीपी को मिली, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, लेकिन फिर भी एनसीपी कह रही थी कि हमें 2 गुने सीटें मिली हैं। ये उसका आधार था और लगातार अपनी वो इस बात पर कायम थी। कांग्रेस के पास क्या आधार था? मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए। जी देखिए, एनसीपी का बोलने का मतलब यही था कि भले उन्हें 4 सीटें जो है मिली है कांग्रेस से 2 सीटें ज्यादा, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें वोटों की, जो जिस तरह से जो है वोट हुए थे पूरे महाराष्ट्र भर में, जो जिन लोकसभा क्षेत्रों में जो है कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिन में जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे, वहां पर जो भले ही उनकी पार्टी के जो है उम्मीदवार जो है हार गए, लेकिन वहां पर जो वोटों का जो आंकड़ा था एनसीपी का बड़ा था, कांग्रेस के जो वोट बैंक थे वो कम थे। तो इसी का कैलकुलेशन कर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी साफ तौर से बात करती हुई नजर आती है। और उन्होंने साफ तौर से जो है प्रफुल्ल पटेल ने एक बात और कही है कि हमने जो है पूरा सर्वे किया और जिला परिषद के हाल ही में 3 दिन पहले जो है पूरे महाराष्ट्र भर के जिला परिषदों के चुनाव हुए, उसमें जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अव्वल रही है। रहिए आप हमारे साथ, आगे आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता दें, अहम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है, एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो टूट गया है। कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन भी टूट गया है। महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह से पल पल की खबर जो है वो अपडेट हो रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन भी टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन भी टूट गया है। आपको बता दें, बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन जो टूटा था उस पर भास्कर न्यूज में आपको सबसे पहले बताया था। भास्कर न्यूज पर आपने सबसे पहले सुना था कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया था। और अभी हम आपको बता दें कि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन भी टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन भी टूट गया है। अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें कहा गया था, उसमें बात निकल कर आई कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा है। लगातार भास्कर न्यूज आपको ये खबर दोपहर से ही बता रहा था, शाम 4 बजे से ही हम आपको बता रहे थे कि ये गठबंधन टूट सकता है और वैसा ही हुआ। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन भी टूट गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। मनोज चंदेलिया हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, यहां पर जो खबर आ रही थी उसमें एक बात और निकल कर आ रही थी, जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना के बीच में सीएम पद को लेकर लड़ाई हो रही थी, क्या वही कारण यहां भी था क्या? जी देखिए, एनसीपी भी लगातार जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जिद पर अड़ी थी। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनसीपी की सीटें ज्यादा रही थी, लेकिन कांग्रेस की सीटें कम थी। फिर भी जो है दोनों ही पार्टियों ने आपस में जो सहमति बनाकर जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है कांग्रेस के पास रखी है। एनसीपी लगातार इस बात आपको दोहराती रही कि अब जो है अब की बार अगर सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। क्योंकि अगर इस पूरे मसले की बात करें तो कहीं ना कहीं एनसीपी में भी जो है अंदरूनी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर एक वार चल रहा था। अजीत दादा पवार जो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कई बार सवाल भी उठाए थे मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर कि मैं उनके अंडर में जो है काम नहीं कर सकता, मैं उप मुख्यमंत्री भले हो, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ सुनते नहीं है। तो कहीं ना कहीं एनसीपी जो इस बात पर अड़ी थी कि मुख्यमंत्री हमारा होगा और हमारे हिसाब से चलना होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी का हवाला तो दिया ही एनसीपी ने, साथ में सीटों को लेकर जो है सीटों के बंटवारे को लेकर एनसीपी भी लगातार जिद पर अड़ी रही है। लोकसभा चुनाव के बाद मनोज, एनसीपी की जिद तो फिर भी समझ में आती है, कांग्रेस ने क्यों जिद की? इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए महाराष्ट्र की जनता को और कैसे देगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस के खाते में क्या गया इस गठबंधन को तोड़कर? जी अगर बात करें तो अब की बार जो ये गठबंधन अगर टूटा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का, तो इसके लिए जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक अहम जो है इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, लगा पृथ्वीराज चौहान की बात करें मुख्यमंत्री की, और जो भी महाराष्ट्र के नेता दिल्ली के, हमने जिन नेताओं से बात की उनका यही कहना था कि हमारी पार्टी जो है भले ही केंद्र में जो है मोदी की सत्ता रहे, लेकिन हमारी पार्टी नंबर 1 की देश में। तो ऐसे में हम महाराष्ट्र में हमारी सत्ता फिर से आएगी, लोग हमें पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को उनका जो इस गठबंधन टूटा है कांग्रेस के अहम के चलते टूटा है। और हाल ही में जिस तरह से मैं बात कर रहा
था कि जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे, जो लोकल चुनाव हुए थे 3 दिन पहले, उसमें जो राष्ट्रवादी अव्वल रही है, तो राष्ट्रवादी पार्टी के हौसले बुलंद थे। राष्ट्रवादी पार्टी ऐसे में पीछे बिल्कुल नहीं हट सकती। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं इन छोटे चुनाव में मात जरूर खाई और कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन पर पूरी बात आ जाती है कि कांग्रेस के बड़े नेता जो खुलकर कुछ बात नहीं कर पाए, आपस में जो है एनसीपी के साथ मनोज, नहीं बैठे। महाराष्ट्र की राजनीति को आप बखूबी समझते हैं। आपने वो दौर भी देखा है जब बाला साहब ठाकरे और शरद पवार में जमकर दोस्ती होती थी, और आज जो बाला साहब के निधन तक ये दोस्ती कायम रही। कितने नजदीक थे शरद पवार शिवसेना के साथ, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या अब जिस तरह का चतुर्भुज हम देख रहे हैं, 4 एंगल देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या यह भी संभव हो सकता है कि एनसीपी की नजदीकी शिवसेना के साथ बढ़ जाए और ये दोनों पार्टियां पोस्ट पोल अलायंस कर लें? हाँ जी, देखिए एनसीपी की अगर नजदीकी होगी तो जो है शिवसेना के साथ नहीं होगी, क्योंकि पिछले दिनों एनसीपी जो है प्रमुख जो है शरद पवार ने नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। नरेंद्र मोदी के लगातार वो संपर्क में रहे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस एनसीपी गठबंधन भी टूटा। बीजेपी और शिवसेना के बीच में गठबंधन टूटा और उसके तुरंत बाद एनसीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें अपनी बातें रखी एनसीपी ने, और यह बात निकल कर आई कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अपने बलबूते पर लड़ेंगे चुनाव, एनसीपी की तरफ से यह बात कही गई है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और गठबंधन तोड़ने की बात उन्होंने कही है। कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन टूट गया है। समीर, आप सवाल कर रहे थे मनोज से, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, मनोज चंदेलिया मुंबई से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ। मनोज, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, जानना ये चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस कदर उबाल आया हुआ है, इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है, राज ठाकरे कहां हैं, एमएनएस क्या कर रही है, उसका क्या रुख है? जी देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था कि राज ठाकरे एक ऐसे नेता है जिन्हें महाराष्ट्र की जनता जो है बाला साहब ठाकरे के रूप में देखती है, और ये सभी को पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो है एक ही झटके में राज ठाकरे ने 13 जो है विधायक लाए थे। आज जो है राज ठाकरे ने अपनी ब्लूप्रिंट जारी की और आज ब्लूप्रिंट जारी करते हुए राज ठाकरे ने जनता से ये जरूर कहा, उनकी पहली सभा थी, उन्होंने कहा कि आज मैं किसी पार्टी के टूटने और फूटने पर बातें नहीं करूंगा। आज मेरा ब्लूप्रिंट में जारी कर रहा हूं, मुझे जो भी बातें करनी होगी मैं बाद में बातें करूंगा। कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने कुछ प्लान बना रखा है और जैसे कि हम लगातार ये बातें बता रहे हैं कि राज ठाकरे इस पूरे अगर कहानी की बात करें तो आप अगर पीछे जाए तो नितिन गडकरी पूरे इस रोल में गायब है। नितिन गडकरी एक ऐसा नेता है महाराष्ट्र की राजनीति में जिनकी जो है उद्धव ठाकरे से भी अच्छे काफी करीबी संबंध रहे, राज ठाकरे से भी काफी करीबी संबंध रहे, शरद पवार से भी काफी। लेकिन मनोज, हमने सुना है कि नितिन गडकरी के राज ठाकरे से कुछ ज्यादा ही अच्छे संबंध हैं। क्या इधर भी जो फेविकॉल का जोड़ है वो बन सकता है क्या? वाकई में बन सकता है। मैं यही बताना चाह रहा था कि जब नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात हुई है, उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर नाराज देखे गए। पिछले अगर कई महीनों की बात करें तो जब भी राज ठाकरे के पास भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जाकर मिलता था तो उद्धव ठाकरे तुरंत इस बात को लेकर जो है आवाज उठाते थे कि राज ठाकरे से कोई संबंध न रखे, क्योंकि उद्धव ठाकरे को एक तरह से इनसिक्योरिटी फील होती थी। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं पिछले कई दिनों पहले जो है राज ठाकरे से जब मैं मिला था, कुछ मीडिया के कुछ लोग बैठे थे तो राज ठाकरे ने बातों में एक इशारा जरूर कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं नितिन गडकरी के पास साथ जा सकता हूं, लेकिन उद्धव से हाथ नहीं मिलाऊंगा। राज ठाकरे ने इशारा जरूर दिया था। अपने खबर है ये मनोज जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रविशंकर हमारे साथ हैं। मनोज, रवि, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, आपके मन में कुछ सवाल आज कौन रहे होंगे तो आप भी सवाल कर सकते हैं मनोज से। मनोज वहीं पर हैं, लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। मनोज, एक बात बताइए, अब तो ये 4 पार्टियां जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो तो अलग हो गई, अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। इन चारों पार्टियों में जो लीडर होगा, जो चीफ मिनिस्टर पद का दावेदार होगा, वो 4, जैसे शिवसेना ने उद्धव का नाम ले ही लिया है, एनसीपी अजित पवार का जो एम्बिशन है वो बिल्कुल सबके सामने है। तो क्या ऑफिशियली उनके नाम का आप कुछ ये करेंगे, घोषणा करेंगे कि अजित पवार हमारे तरफ से, एनसीपी के तरफ से चीफ मिनिस्टर के दावेदार होंगे? जी देखिए, एनसीपी नहीं कर सकती है, क्योंकि एनसीपी में ऐसे हालात बने हुए हैं कि एक तरह से परिवारवाद
का जो है मुद्दा एनसीपी में बना हुआ है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की अगर बात करें, भतीजा उनका जो है अजित पवार, पिछले विधानसभा चुनाव में इस तरह की आवाजें उठी थी कि अजित पवार को मुख्यमंत्री बना गया सुप्रिया सुले को, तो तब जाकर जो है शरद पवार ने निर्णय लिया था कि हमें मुख्यमंत्री पद ही नहीं चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक काफी सीनियर लीडर जो सभी जनता पूरी तरह से जानते हैं, छगन भुजबल, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है छगन भुजबल का। अगर शरद पवार के बाद अगर किसी का नाम लेता, काफी सुलझे हुए नेता के रूप में छगन भुजबल जी लेकिन छवि अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर अजित पवार को प्रोटेक्ट करते तो पिछले दिनों जो है इस तरह की आवाजें आई थी कि अगर छगन भुजबल जो है पार्टी छोड़कर जो है वापस शिवसेना में जा सकते हैं, छवि अच्छी नहीं है, हाथ मिला सकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि ऐसे चुनाव के एंड मौके पर जो है सीएम का नाम का जो है ऐलान किया जाए। जी नहीं, तो छगन भुजबल की छवि उतनी अच्छी नहीं है। उनकी छवि की वजह से हो सकता है वो नेता पद के दावेदार के रूप में बिल्कुल सामने आ जाए, ऐसी बात नहीं है। अगर छवि की बात करें तो उनकी सभी की पार्टी के जो भी नेता हैं आज की इस हालात में जो है अजित दादा पवार की बात करें तो अजित पवार के ऊपर भी कई सारे इरिगेशन के आरोप लग चुके हैं और छगन भुजबल पर भी भले आरोप लगे, लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति में सीनियर लीडरों में जो है देखा जाता है खेमा जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो छगन भुजबल को काफी सपोर्ट करता है, क्योंकि छगन भुजबल जो है अपने नेता जो अपने कार्यकर्ता है, जो मराठा जो लोग होते हैं, मराठा लोगों को साथ में लेकर चलने वाले नेता के रूप में देखा जाता है। तो यही वजह कि ऐसे में शरद पवार अगर अजित पवार का नाम अगर आगे लाते या अपनी बेटी का लाते तो शायद छगन भुजबल जो पार्टी से बाहर हो जाए, क्योंकि छगन भुजबल ने पिछले 3-4 महीने पहले इस तरह के संकेत दे दिए थे कि जो अगर मेरे साथ अन्याय किया गया तो मैं पार्टी छोड़कर चला जाऊंगा। एक सवाल और है मनोज, एक सवाल छोटा सा, बीजेपी के तरफ से नितिन गडकरी का नाम काफी आ रहा है, क्या कहना है आपका? जी हाँ, वाकई में क्योंकि अगर महाराष्ट्र में बात करें तो नितिन गडकरी को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र प्रदेश की बात प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस को इतने लोग नहीं जानते, बाकी जो कोई भी नेता है महाराष्ट्र को उन्हें इतना नहीं पहचाना जाता जितने नितिन गडकरी, और सभी को पता है कि केंद्र में नितिन गडकरी का क्या होता है। खड़से ने तो कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर पद का दावेदार हूँ, आज खड़से ने यह कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर पद का दावेदार हूँ। जी देखिए, एकनाथ खड़से भले ही ये बात कह रहे हो, लेकिन उन्हें कोई दावेदार नहीं मानता। पिछले सप्ताह भर पहले गोपीनाथ मुंडे की बेटी से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। तो वही विधान परिषद के जो नेता है विनोद तावड़े, उन्होंने भी कहा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं तो मैं महाराष्ट्र का जो गृह मंत्री बनना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर जो है महाराष्ट्र की बीजेपी पार्टी के भीतर एक अंदरूनी तालमेल ठीक दिखाई नहीं दे रहा। मनोज, एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन ये सवाल बड़ा मौजू नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि बात चल निकली है नितिन गडकरी की। अगर ये मान लिया जाए कि नितिन गडकरी को बीजेपी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देती है, और अगर ऐसा हुआ कि बीजेपी की सीटें थोड़ी सी कम रह गईं, नितिन गडकरी का नाम देखकर क्या राज ठाकरे नजदीक आ जाएंगे? राज ठाकरे और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकती हैं और नितिन गडकरी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इस बात की कितनी संभावना लगती है आपको? वाकई में इस बात पर कोई दो राय नहीं है। मैं लगातार वही कह रहा हूँ कि राज ठाकरे नितिन गडकरी के काफी करीबी संबंध रहे, और नितिन गडकरी एक ऐसे नेता रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में जो है जिनके सभी से करीबी संबंध रहे। अगर जरूरत पड़ी तो नितिन गडकरी शरद पवार के साथ भी मिल सकते हैं, उन लोगों के जो इस तरह के संबंध है। बाकी महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा नेता नहीं है गोपीनाथ मुंडे जी के जाने के बाद कि जो कोई शरद पवार के लेवल में बैठकर बात कर सके या फिर शिवसेना के नेता किसी नेता के साथ सीधे तौर पर बैठकर बात कर सके। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह भर पहले उद्धव ठाकरे से जब हमने मुलाकात की थी तो ऑफ कैमरा उद्धव ठाकरे ने जरूर ये बात कही थी कि नितिन गडकरी काफी अच्छे इंसान है और वो अच्छे तरह से जो है काम अपना कर रहे, कुछ भी काम केंद्र में अगर उन्हें करना होता तो मुझसे राय मशवरा जरूर लेते हैं। यानी काफी बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने ऑफ कैमरा भले के, लेकिन बाकी बातों में ये जरूर कहने की कोशिश की थी हमें कि भाई नितिन गडकरी के साथ हमारे काफी। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। सीधा सवाल आज खड़ा हुआ है महाराष्ट्र में कि क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के घोड़ों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती? यहां वही हुआ जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। सीटों के बंटवारे पर मतभेद की वजह से इस गठबंधन से 3 छोटी पार्टियों के छिटकने की खबर आई थी। आज इनकी तरफ से गठबंधन बनाए रखने के कुछ संकेत मिले, लेकिन तब तक बीजेपी शिवसेना की बात बिगड़ चुकी थी।
बीजेपी शिवसेना की दोस्ती टूटने से इनके राजनीतिक विरोधियों में खुशी देखी जा रही है। हद तो यह है कि इस पर वो एनसीपी कांग्रेस भी प्रतिक्रिया दे रही है, जिनकी खुद की दोस्ती दांव पर लगी हुई है। सवाल यह भी है कि अगर महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं रहा तो केंद्र सरकार में क्या शिवसेना रहेगी? इसका जवाब शिवसेना के मंत्री ने दिया है। और आपको सुनाते हैं कि गठबंधन टूटने के बाद किस नेता ने क्या बोला, क्या कुछ रिएक्शन आया, सुनाते हैं आपको। हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग हमारे जो साथी हमारे साथ हैं उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। हमारे पास समय बचा नहीं है, अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती। चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है। परसों फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। करीबन 25-26 साल से महाराष्ट्र में ये अलायंस हमारा चल रहा है और आज ये अलायंस टूट गया। इसका बड़ा दुख हमें है, पर 25-26 साल में हमने कई चढ़ उतार इसमें देखे। अभी जो विधानसभा का इलेक्शन है इसमें हमने तो अलायंस के साथ हमारी महा अलायंस हो गया और नए घटक पक्ष हमारे पास आए। उनको सीटों के बंटवारों को लेकर करीबन 20-22 दिन से हमारी चर्चा चल रही थी और ये सीटों के बंटवारे में जो प्रस्ताव शिवसेना की ओर से आता था वो 151 के नीचे वो जाने को तैयार नहीं थे। हमारे पास अभी वक्त कम है और जो हम प्रस्ताव एक दूसरे को देते जा रहे थे उस पर चर्चा के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था और इसलिए ये बहुत दुख भरा निर्णय है। जी, सवाल अब ये लगातार खड़ा हो रहा है, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के घोड़ों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती? यहां वही हुआ जिसका अनुमान लगातार लगाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया है। सीटों के बंटवारे पर मतभेद की वजह से इस गठबंधन से 3 छोटी पार्टियों के छिटकने की खबर आई थी। आज उनकी तरफ से गठबंधन बनाए रखने के कुछ संकेत मिले, लेकिन तब तक बीजेपी शिवसेना की बात बिगड़ गई। टूट गई दोस्ती। 25 साल पुराने साथी बिछड़े, नहीं खुल सकी गठबंधन की गांठ, उलझ कर रह गया सीटों का पेंच। शिवसेना के प्रस्ताव ठीक नहीं, बीजेपी। सच झूठ बीजेपी ही जाने, शिवसेना। कैसे पूरा होगा इनका मिशन महाराष्ट्र? ये राजनीति का मैदान है। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी की शक्ल पल पल बदलती है। महाराष्ट्र की महाभारत में ये बात बहुत साफ होकर उभरी। बीजेपी शिवसेना की महायुक्ति यानी महागठबंधन विवादों का गठबंधन बनकर रह गया है। किसकी कितनी ताकत है और किसे कितनी सीट मिलनी चाहिए, इसका अंदाजा लगाने में दोनों नाकाम रहे। नतीजा ये हुआ, गठबंधन टूट गया। आखिरकार इस चर्चा में इतने होने के बाद भी कोई यश हम लोगों को नहीं मिला। समाधान दोनों की ओर से या तीनों पार्टियां महायुति का भी नहीं हो सका और इसलिए हमारे कोर ग्रुप ने यहाँ निर्णय लिया है कि अभी शिवसेना के साथ का ये 25-30 साल का जो अलायंस है, हमारा जो युति हमारी है, हम आज खत्म करने वाले हैं। और ये खत्म हो चुकी है, और कल से भारतीय जनता पार्टी अलग ढंग से अपने इस पर ये महाराष्ट्र कांग्रेस मुक्त करने के लिए उस दिशा में कदम उठाएंगे। हम उस दिशा में काम करेंगे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि गठबंधन बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन शिवसेना की जिद आड़े आ गई। न सीटों पर वो राजी हुई और न सीएम पद पर दावा छोड़ने के लिए तैयार हुई। पिछले कई दिनों से हम लोग इस युति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मित्र पक्षों को जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, हमको जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, वो हो नहीं रहा। गठबंधन में शामिल छोटे दलों की नाराजगी का ठीकरा भी बीजेपी ने शिवसेना के सर फोड़ा। कहा कि वो छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग हमारे जो साथी हमारे साथ हैं उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। इससे पहले बीजेपी ने कहा कि शिवसेना के प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि उन पर विचार हो सके। इसके बाद सामने आई थी शिवसेना। बताया कि कैसे बातचीत बीच में ही छोड़कर बीजेपी नेता निकल गए। 2-2.5 घंटा बैठने के बाद मैं खुद
शिवसेना का नेता और हमारे सचिव आदरणीय उद्धव जी की ओर से यहाँ बैठे थे, उसका मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि बिना बताए जो जाना है वो अच्छा नहीं है। अगर मन में कुछ आशंकाएं है, शंकाएं, तो इसीलिए तो हम आए थे, वो बिना पूछे निकल गए। इसके बाद शब्दों की तोप से शिवसेना ने बड़ा गोला दाग दिया। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी का नाम लेकर कहा कि खबर उन्होंने फैलाई है और शिवसेना जवाब देना जानती है। माननीय रुद्रप्रसाद रूडी साहब जो यहाँ के प्रभारी है भारतीय जनता पक्ष से, उन्होंने दिल्ली से कुछ ऐलान किया है, वो आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं। वो यहाँ के उनके नेतागण कहते हैं कि ये बात सच नहीं है, सच क्या झूठ क्या उन्हें मालूम। और एक कदम आगे बढ़ाते हुए अगर यूटी रखनी है कि नहीं ये भाजपा तय करते होंगे, तो आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में हम उसका कड़ा जवाब देंगे। बीजेपी ने साफ कर दिया कि कल के दोस्त रातों रात दुश्मन नहीं हो जाते। पार्टी चुनाव में शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। इस एक बात से ये संकेत मिला है कि बीजेपी की निगाहें चुनाव के बाद समीकरणों पर है। कौन जाने किसकी जरूरत कहां पड़ जाए। दिल्ली से रोहित मिश्रा के साथ मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई। बीजेपी शिवसेना की दोस्ती टूटने से इनके राजनीतिक विरोधियों में खुशी देखी जा रही है। हद तो तब हो गई जब इस पर वो एनसीपी, कांग्रेस भी प्रतिक्रिया दे रही हैं जिनकी खुद की दोस्ती दांव पर लगी हुई है। सवाल यह भी है कि अगर महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं रहा तो केंद्र सरकार में क्या शिवसेना रहेगी? इसका जवाब शिवसेना के मंत्री ने दिया है। क्या शिवसेना मोदी का हिस्सा रहेगा? क्या केंद्र सरकार में शिवसेना के एकमात्र मंत्री अनंत गीते की कुर्सी पर खतरा है? इन सवालों का जवाब खुद गीते ने दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की बात और है और केंद्र की बात कुछ और। अभी नहीं, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। मैं एनडीए का एक पार्ट हूँ। लोकसभा का चुनाव में एनडीए के तौर पर लड़े हैं, जीते हैं, सरकार एनडीए के है, तो इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी से जिसकी दोस्ती टूटी है उनमें जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है। पार्टी ने कहा है कि दोस्ती तोड़ना तो बीजेपी के खून में है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के खून में है कि क्षेत्रीय दल को खाओ और अपने अस्तित्व को बढ़ाओ। जो लालू यादव शिवसेना को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उन्हीं की पार्टी आज शिवसेना की तरफ से बोलती नजर आ रही है। जब मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो टोटल पावर को अपने में केंद्रित करने का काम किया है और मोदी सरकार में किसी मंत्री का कोई वैल्यू नहीं रहा है, कोई वजूद नहीं रहा है। तो जो संसदीय लोकतंत्र है का जो स्पिरिट है उसको डाइल्यूट करने का काम बीजेपी कर रहा है। सबने कहा तो चलिए समझ में आता है, लेकिन एनसीपी ने भी बीजेपी शिवसेना दोस्ती में दरार पर टिप्पणी की है। पार्टी ने कहा है कि शिवसेना को अब लगने लगा है कि उसे बीजेपी से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। ये वही एनसीपी है जिसकी खुद अपने दोस्त कांग्रेस से ठनी हुई है। पटना से शिशिर चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से बयानबाजी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है और उसके बाद हम आपको बता दें कि एनसीपी और कांग्रेस का भी गठबंधन टूट गया है। एक गठबंधन जो कि 25 साल पुराना था और एक गठबंधन जो कि 15 साल पुराना था और दोनों ही गठबंधन टूट गए हैं। एक चतुर्भुज बनता दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। अब सवाल ये उठता है कि अब आगे किस तरह से आगे क्या होता है। सब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब चुनाव के बाद क्या होगा। हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर अब सामने आता है। लेकिन सबसे अहम बात वो ये कि अब जो गठबंधन दोनों ही पार्टियों ने, चारों ही पार्टियों ने कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तोड़ दिया है। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही शिवसेना और बीजेपी की तनातनी सामने आने लगी। सीटों के अलग अलग फॉर्मूले सामने आए लेकिन बात किसी पर नहीं बनी। नामांकन की आखिरी तारीख में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और बातचीत अभी भी जारी होने की दुहाई दी जा रही है। मोदी मैजिक के रथ पर सवार बीजेपी ने इस बार महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें क्या मांगी कि सभी समीकरण गड़बड़ा गए। शिवसेना ने महाराष्ट्र में गांव-गांव इस बात का प्रचार किया है कि इस बार उसका मिशन है मिशन 150, यानी उसके 150 विधायक जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे उद्धव ठाकरे। जब इस मुहिम में बीजेपी की टांग अड़ी तब शिवसेना ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में शिवसेना की हुकूमत होगी। बीजेपी दिल्ली पर भले ही राज करे।
लोकसभा चुनाव में तुम्हारे मिशन 272 के लिए तन मन धन सहित काम किया। अब विधानसभा में हमारा भी मिशन 150 है। दिल्ली तुम संभालो, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता हमारी है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन 272 में शिवसेना ने खलल नहीं डाला, उसी तरह बीजेपी को अब महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना के मिशन 150 का सम्मान करना चाहिए। हमारा मिशन 150 विधायकों को विधानसभा में भेजना है। बीजेपी को इस पर विचार करना चाहिए। सीटों पर विवाद बढ़ने के बावजूद शिवसेना ने बार बार ये बात दोहराई कि वो अपने मिशन 150 पर कायम है। सब मिशन 150 बरकरार है अभी भी। यस। शिवसेना खुद के लिए 155 सीट चाहती है। बीजेपी को 117 सीट देना चाहती है शिवसेना। बीजेपी का कहना है कि 59 ऐसी सीट हैं जहां बीते 25 साल में शिवसेना नहीं जीती है। 19 ऐसी सीट हैं जहां बीते 25 साल में बीजेपी नहीं जीती है। बीजेपी का कहना है कि इन सभी सीटों के बारे में फिर से सोचना होगा। जहां से जो नहीं जीता उसे वो सीट छोड़ देनी चाहिए। 2009 में शिवसेना ने 169 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 44 सीट ही उसकी झोली में आई थी। वहीं बीजेपी ने 119 सीटों पर चुनाव उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उसे जीत मिली कुल 46 सीटों पर। ऐसे में पार्टी का कहना है कि ज्यादा जीत के बावजूद उसे कम सीट का त्याग क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ा पेंच सीएम पद को लेकर है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर विचार हो सकता है कि दोनों पार्टियों का सीएम 2.5 साल तक हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि शिवसेना इस पर राजी होगी। शिवसेना इस बात पर भी नाराज है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद कभी सीधे उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं की। इससे पहले शिवसेना राज ठाकरे और बीजेपी के बीच की नजदीकियों पर नाराजगी जताती रही है। पिछले 25 साल में ऐसी 59 सीटें हैं जिन पर शिवसेना कभी नहीं जीती। ऐसी 19 सीटें हैं जिस पर बीजेपी कभी नहीं जीती। इन सीटों पर फिर से विचार होना चाहिए। जहां से जो नहीं जीता वो सीट उसे छोड़नी चाहिए। 2009 में शिवसेना 169 सीटों पर लड़ी थी और 44 पर जीती थी। बीजेपी 119 पर लड़ी थी और 46 पर जीत हासिल की थी। ज्यादा सीट जीतने के बावजूद वो क्यों त्याग करें? ये है उन विवादों की झलक जिसमें बीजेपी शिवसेना उलझी रही। मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई। इधर एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। एनसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 साल के गठबंधन के टूटने की खबर पर मुहर लगा दी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया और नए गठबंधन की कोशिश करने के संकेत भी दिए हैं। एनसीपी ने कांग्रेस पर अड़ियल रवैये का आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए गठबंधन को तोड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे और सीएम के पद को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में पिछले कई दिनों से खींचतान चल रही थी और आखिरकार यह गठबंधन टूट गया। तो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया और इधर एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। लगातार हमने आपको बताया, पल पल की अपडेट दी कि क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन भास्कर न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।